Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nanak Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बच्चों इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। बच्चों बैक्टीरिया के हवाले से आपको पता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आप अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए। इकोलॉजी कहते हैं इंसान का या किसी भी जानदार का उसके माहौल के साथ जो ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक का मुतालिया बच्चों क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन पढ़ते हैं उनके एनवायरनमेंट के साथ, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों वैरायटी। तो बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम बच्चों बैक्टीरिया को देखेंगे इकोलॉजी के लिहाज से और उनकी डाइवर्सिटी के लिहाज से। मतलब बैक्टीरिया का उसके सराउंडिंग में मौजूद जो इन्वायरमेंट है उसके साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह का रिलेशनशिप है, हम इसका मुताला करेंगे। और बैक्टीरिया की जो अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के अंदर बच्चों, हम इनको भी स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। बच्चों अगर आप अपनी बुक में देखें ना, तो ये जो बच्चों स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी का, बच्चों आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है। आप लोगों ने इस एमसीक्यूज के हवाले से ही तैयार करने हैं। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे नीचे से, डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड इकोलॉजी है, यहाँ से नीचे से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मार्क कर लेना है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसे। बच्चों देखें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द फॉसिल रिकॉर्ड। बच्चों फॉसिल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल की जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, ठीक है, द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो कि नापैद हो चुके हैं, जो कि दुनिया से खत्म हो चुके हैं बच्चों, उनके जो बकाया जात जो कि जमीन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उनके जो बकाया जात हैं बच्चों, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। बच्चों उन फॉसिल्स की हम अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और बच्चों उन फॉसिल की स्टडी करने से हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जो फॉसिल है, जो बकाया जात है, ये कितना पुराना है। तो बच्चों वो कहते हैं कि जब हम प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया के, अब बच्चों आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स है ना, इसके अंदर सिर्फ अब बैक्टीरिया नहीं आते, बल्कि बैक्टीरिया के साथ एक और ग्रुप आते हैं जिसको हम आर्किया कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्किया। बच्चों बैक्टीरिया और आर्किया दोनों प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ये जो आर्किया है बच्चों, इसे हम एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये कदीम बैक्टीरिया, ये पुराने बैक्टीरिया हैं। इन दोनों की आर्किया है बच्चों और बैक्टीरिया, इन दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे से बड़ी हद तक मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से हम इनको अलग अलग डोमेन्स के अंदर रखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था, मैंने आपको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया था, जो कि 1990 के अंदर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल वोज, उन्होंने पेश किया था। बच्चों उस 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद यही थी कि जो बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोट्स है ना, उसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया और आर्किया, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और दोनों को अलग किया था। इसी वजह से 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया था। तो बच्चों वो कहता है कि जो फॉसिल रिकॉर्ड है ना प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में बच्चों क्या आते हैं, आर्किया भी आते हैं और बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। दोनों के पास ही वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वैसे तो बहुत सारे फर्क होते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़े हैं, लेकिन जो सबसे अहम और सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि इन दोनों के अंदर ही वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो बच्चों ये दोनों जो जानदार हैं वो अबंडेंट, ये कसरत से पाए जाते थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। बच्चों 3.5 अरब साल पहले जो है ये जानदार कसरत से पाए जाते थे। बच्चों आप इस तरह से इमेजिन करें कि अभी हम करंटली 2000 जो है 25 के अंदर रह रहे हैं, तो जो 2025 से अगर आप बैकवर्ड जाएं 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स, 3.5 अरब साल पहले की बात है जब ये जानदार कसरत से पाए जाते थे। बच्चों वो कहते हैं फिर दे इवॉल्व्ड, इनके अंदर तब्दीलियां आई एंड रिमेन्ड ऑल अलोन, और बच्चों ये अकेले तन्हा अकेले रहे ऑन अर्थ, जमीन पर, फॉर द नेक्स्ट 2 बिलियन। मतलब 3.5 बिलियन है ना बच्चों, ठीक है, अगले 2 बिलियन साल तक। मतलब बच्चों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना 1.5 बिलियन, तो बच्चों गुज़श्ता 1.5 अरब से 3.5 अरब साल तक, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे आप बात करें ना, तो बच्चों यहाँ पे कौन डोमिनेट किए, बच्चों यहाँ पे डोमिनेट किए प्रोकैरियोट्स। उसके बाद बच्चों 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, आज से अगर हम 1.5 बिलियन ईयर्स अगो बात करें ना बच्चों, तो ये वो पॉइंट था जब पहली मर्तबा यूकैरियोटिक सेल जो था वो इवॉल्व हुआ था, ठीक है। 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ था। तो बच्चों अब ये जानदार जो है तो 3.5 अरब साल पुराने, तो वो कहते हैं 1.5 बिलियन ईयर्स अगो जब पहला यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ था, तो उससे पहले से लेकर 3.5 अरब साल तक
ठीक है। ये दौरानिया कितना बनता है बच्चों, ये बनता है 2 बिलियन, कितना बनता है 2 बिलियन ईयर्स। बच्चों 2 अरब साल तक बैक्टीरिया जो थे वो जमीन पर अकेले रहे थे। आप लोगों से हमसे उसके हवाले से चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आप लोगों ने इन्हें ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों अब देखें यहाँ पे बच्चों एक और एमसीक्यू जो है मैं आपको थोड़ा सा इस पे और बताते चलूं। अब यहाँ पे देखें उसने बता तो दिया कि बैक्टीरिया जो है अगले 2 बिलियन ईयर्स तक अकेले रहे थे। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया हुआ कि पहला यूकेरियोटिक सेल कब इवॉल्व हुआ था। तो बच्चों आप लोगों ने खुद अंदाजा लगा लेना है कि 3.5 अरब साल पहले की वो बात कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि 3.5 अरब साल से अगले 2 अरब साल तक, मतलब जो 3.5 अरब साल का दौरानिया है ना, इसमें से अगले 2 अरब साल तक जो है वो बैक्टीरिया के लिए रहे थे। तो बाकी आपको पता चल गया कि बाकी कितना बचा, 3.5 में से 2 माइनस किया तो 1.5। तो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो यूकेरियोटिक सेल इवॉल्व हुए थे। तो यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूजिंग एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। क्लियर बच्चों, आगे देखें इसकी प्रेजेंस देखें बच्चों। ये प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और आर्किया कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों। वो कहता है टुडे आज बैक्टीरिया एंड आर्किया आर फाउंड वेयर एवर इज द लाइफ। बच्चों आज बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो हर उस जगह पे पाए जाते हैं जहां पे जिंदगी मौजूद है। क्योंकि बच्चों ये जो प्रोकैरियोट्स है ना, जिसमें बैक्टीरिया के कुछ जानदार जो है वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब गलाने सड़ाने का काम करते हैं ये। तो बच्चों जहां पे लाइफ होगी वहां पे जाके ये मौजूद होंगे और वहां पे जो है ये डिकम्पोजिशन भी करते हैं। बैक्टीरिया जो है यार फाउंड इन वाटर, बच्चों पानी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, हवा के अंदर मौजूद है, मिट्टी के अंदर मौजूद है, फूड खुराक के अंदर मौजूद है, और हत्ता के जानदारों और पौधों की बॉडीज के अंदर भी क्या मौजूद है बच्चों, बैक्टीरिया मौजूद है। दे आउट नंबर ऑल यूकैरियोट्स। बच्चों आउट नंबर का मतलब है तादाद से तजावुज कर जाना। जितने भी यूकैरियोट्स हैं दुनिया के अंदर उन सब की तादाद से ज्यादा बच्चों, ठीक है, कौन मौजूद है बच्चों, बैक्टीरिया मौजूद है। तो बैक्टीरिया जो हैं ये जितने भी यूकैरियोट्स हैं इन सब से आउट नंबर हैं। आउट नंबर से मुराद क्या है, इन सब की तादाद से ज्यादा है। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। अब बच्चों इनमें ये जो बैक्टीरिया हैं ये एक्सट्रीम हैबिटेट, हैबिटेट बच्चों कहते हैं रहने की जगह, एक्सट्रीम कहते हैं, ठीक है, इंतहाई को। यहाँ पे एक्सट्रीम हैबिटेट से क्या मुराद है बच्चों, ऐसी रहने की जगह जहाँ पे जो हालात हैं वो मुनासिब नहीं होते, जहाँ पे हालात मुनासिब नहीं होते, जहाँ पे हालात खराब होते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती। तो बच्चों ये उन रीजन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और बच्चों मैंने आपको बताया था ना किस तरह से सर्वाइव करते हैं बैक्टीरिया, ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह वहां पे भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर, तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, इनको आपने ध्यान में रखना है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दिस इज डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड देयर इकोलॉजी। बच्चों बैक्टीरिया की हमने वैरायटी को पढ़ना है एंड देयर इकोलॉजी, और उनका माहौल के साथ क्या ताल्लुक है बच्चों, हमने इसका मुतालिया करना है। बच्चों सबसे पहले अगर आप अपनी बुक देखें ना तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, हम लोग इस बॉक्स को रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बॉक्स को देख लेना है, मैं इसको रीड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहें चीजें। बच्चों देखें वो कहता है परहैप्स मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल इज द रिसेंट डिस्कवरी। वो कहते हैं परहैप्स शायद जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प जो है, तम सब में से जो सबसे दिलचस्प डिस्कवरी है, जो दरियाफ्त है, वो ये है कि बल्क ऑफ आवर मॉडर्न पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। बच्चों आपको पता है कि जमीन के अंदर जो है वो खाम तेल मौजूद है, ठीक है। अब वो जो खाम तेल है उसको हम निकालते हैं और उससे हम फिर, ठीक है, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, जो मिथेन गैस है बच्चों, ये सारी चीजें जो है वो उसी खाम तेल से जो है वो बनती हैं। तो बच्चों वो कहता है कि जो जमीन के अंदर मौजूद जदीद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है ना बच्चों, वो कैसे बने थे, वर फॉर्म्ड बाय मैसेज ऑफ डिकेड सियानोबैक्टीरिया। बच्चों सियानोबैक्टीरिया क्या होते हैं इनको हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। ये बैक्टीरिया की खास कैटेगरी है जिसको हम सियानोबैक्टीरिया कहते हैं, हम इसको आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि मॉडर्न पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं वो किस चीज के डिके से बने हैं, तो बच्चों आपने बताना है कि मैसेज ऑफ डिकेड सियानोबैक्टीरिया। बेटा मैसेज कहते हैं हजूम को, मतलब बहुत ज्यादा सियानोबैक्टीरिया के गलने सड़ने की वजह से बच्चों मॉडर्न पेट्रोलियम डिपॉजिट्स बने। आपको पता है बच्चों जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिके की वजह से बनते हैं। जब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जब इनकी बॉडीज जो हैं वो, ठीक है, काफी, ठीक है, लाखों सालों तक जमीन के अंदर दबी रहती हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तब जाके जो है उनसे क्या बनते हैं बच्चों, उनसे जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स बनते हैं बच्चों। इसी वजह से जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फ्यूल कहते हैं ईंधन को, और बच्चे फॉसिल जो है, फॉसिल आपको कहते हैं बकायाजात को कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल से क्या मतलब है, ऐसे ईंधन जो कि जानदारों की बकायाजात से बनते हैं इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जिसमें सारे पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स वगैरह आ जाते हैं। क्लियर बच्चों अब जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बुक में जो इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखी हुई हैं, स्टार्टिंग वाली इंट्रोडक्टरी लाइंस है, आपने इनको भी एमसीक्यू के हवाले से ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं जो कि लिखी हुई हैं, मैं रीड कर देता हूँ इसे।
बच्चों कहते हैं मार्गोलिस एंड श्वार्ट्ज प्रपोज्ड अ यूजफुल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स। बच्चों मार्गोलिस ने और श्वार्ट्ज ने, बच्चों ये दो साइंटिस्ट है। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था कि रॉबर्ट विटेकर नामक साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया था। बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। किंगडम मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1988 में, कब बच्चों 1988 में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मार्गुलिस और एक का नाम था श्वार्ट्ज। बच्चों इन्होंने उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ठीक है, और थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेश किया था। तो बच्चों मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने जो मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया था ना बच्चों, उनमें उन्होंने प्रोकैरियोट्स की बड़ी यूजफुल क्लासिफिकेशन बताई थी। बच्चों उन्होंने जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको 16 फाइलम के अंदर डिवाइड किया था। बच्चों आपको पता है ना, ठीक है, आपको पता है कि सबसे ऊपर क्या होते हैं, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीशीज। अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ के हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब बच्चों एक किंगडम है जिसका नाम है किंगडम ठीक है मुनेरा। अब बच्चों बैक्टीरिया का किंगडम है। अब बच्चों उसके अंदर जितने भी जानदार हैं उनको बच्चों कितने ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया था, कितने फाइलम के अंदर क्लासिफाई किया गया था बच्चों, 16 फाइलम के अंदर उनको क्लासिफाई किया गया था। ये आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपने इसको ध्यान में रखने। अब बच्चों उन 16 फाइलम के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है जो कि आपके पॉइंट, आपके लेवल पर जरूरी है बच्चों, वो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। आए हम सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं, नाम को डिस्कस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, द फॉलोइंग डिस्कशन डील्स विद द इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया। अब बच्चों यहाँ पे देखें 1988 के अंदर बच्चों क्या हुआ था, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने मॉडिफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। और बच्चों 1990 के अंदर कार्ल वोल्ज ने क्या किया था बच्चों, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, कार्ल वोल्ज ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया था। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चों जितने भी जानदार हैं इनको 3 डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। बच्चों अब ये जितने भी थे, ठीक है, आपको अगर याद हो ना तो ये सबसे पहले किंगडम मुनेरा था। मुनेरा के बाद बच्चों क्या था, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद बच्चों प्लांट, और प्लांट के बाद बच्चों एनिमिलिया। अब बच्चों पहले होता ये था कि ये जो किंगडम मुनेरा है ना बच्चों, इसके अंदर बैक्टीरिया भी आते थे और आर्किया भी आते थे। ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आते थे, बैक्टीरिया भी आते थे और आर्किया भी आते थे। लेकिन बच्चों जब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया गया कार्ल वोल्ज की जानिब से, तो उसने कहा नहीं, दोनों जानदार अलग अलग हैं, आप दोनों को एक जगह पे रख ही नहीं सकते। तो बच्चों उसने क्या किया, उसने कहा कि इधर जो मुनेरा है ना, यहां से आर्किया को निकाल के एक अलग डोमेन के अंदर रख दें, जिसे आप डोमेन आर्किया का नाम दे दें। ठीक है, और उसके बाद ये जो किंगडम मुनेरा है ना बच्चों, इसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया को रहने दें, आर्किया के अलावा बाकी जितने बैक्टीरिया हैं वो मुनेरा के अंदर रहेंगे, और आप इसको डोमेन बैक्टीरिया का नाम दे दें। और बाकी जितने 4 किंगडम्स हैं बच्चों, इनको नाम दे दें डोमेन यूकैरिया का। ठीक है, तो 3 डोमेन्स बनी, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। डोमेन आर्किया के अंदर बच्चों आर्किया बैक्टीरिया आते थे सारे के सारे, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मुनेरा के अंदर एक ग्रुप के अंदर मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो किंगडम मुनेरा था बच्चों, ये एक डोमेन के अंदर चला गया जिसे डोमेन बैक्टीरिया कहा गया, और बाकी के जो 4 किंगडम्स है बच्चों, ये डोमेन यूकैरिया के अंदर रखे गए। तो बच्चों यहाँ पे वो कह रहा है कि जो डोमेन बैक्टीरिया है ना बच्चों, इसके जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं बच्चों, ये टोटल 8 हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले नाम रीड कर देता हूँ, उसके बाद हम एक एक को जो है वो डिटेल से स्टडी कर लेंगे। बच्चों सबसे पहले है ओमनी बैक्टीरिया, उसके बाद है सियानोबैक्टीरिया, उसके बाद है बच्चों माइकोप्लाज्मास एंड स्पायरोप्लाज्मास, उसके बाद है स्पायरोकीट्स। देखिए हमने पढ़ा हुआ है मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको स्पायरोकीट्स के बारे में बताया था। बच्चों इसके बाद है स्यूडोमोनास, क्या है स्यूडोमोनास, यहाँ पे पी साइलेंट हो जाएगा, तो स्यूडोमोनास। बच्चों उसके बाद है एक्टिनोमाइसीट्स, क्या नाम है बच्चों, एक्टिनोमाइसीट्स। बच्चों उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, और लास्ट पे है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चों हम एक एक को डिटेल से स्टडी करेंगे, कुछ को हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे और कुछ को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे, और बच्चों लास्ट में हम इनका ओवरऑल एक कंपैरिजन भी देखेंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले ओमनी बैक्टीरिया को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों ये बहुत आसान है, अगर आप इनको अपनी फिंगर टिप पे याद रख लेंगे। इनके करेक्टर्स हैं, आप ये समझें कि थोड़ी सी ना क्रैम करने वाली चीजें, रट्टा लगाने वाली चीजें हैं। अगर आप इनको अपने फिंगर टिप पे याद रख लेंगे तो चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आप इनको नहीं रखेंगे याद, तो ये सारे के सारे जो 8 ग्रुप्स हैं आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आप लोगों को कोई भी याद नहीं रहेगा। तो आप लोगों ने जब भी याद रखना है ओमनी बैक्टीरिया को, तो उसको रट्टा नहीं लगाना, उसके पॉइंट्स आपने याद रखने। क्या याद रखने बच्चों, पॉइंट्स, और फिंगर टिप के ऊपर आपने याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने मेरे साथ याद रखने। बच्चों देखिए
ओमनी बैक्टीरिया के ना आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग देनी है, इनकी खसूसियात लिखी हुई हैं कुछ। जो सबसे पहली खसूसियत क्या है, आपने इसी तरह से अलग अलग एरोज लगा लिए, बुलेट्स बना लें, अलग अलग एरोज लगा के अलग अलग लाइंस पे आपने इन्हें लिखना है। बच्चों ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, रॉड शेप होते हैं। रॉड शेप बच्चों मैंने आपको बताया था, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ये रॉड शेप इसे हम कहते हैं, इस शेप को हम रॉड शेप कहते हैं। बच्चों रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, रॉड शेप होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। बच्चों हेट्रोट्रॉफिक से क्या मुराद है, जानदार हमारे पास या तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं बच्चों ऐसे जानदार ठीक है जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे जानदारों पर मुनहसिर होते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। और इसका जो ऑपोजिट होता है बच्चों वो होता है ऑटोट्रॉफिक। ऐसे जानदार जो कि अपने खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं बच्चों, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक जानदार कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये रिजिड है, मेरे साथ रिपीट करें, रिजिड है, रॉड शेप है, हेट्रोट्रॉफिक है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है ओमनी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पिलाए के अंदर पढ़ा कि जो पिलाए हैं वो सबसे ज्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। अब जितने भी ओमनी बैक्टीरिया हैं बच्चों सारे के सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, तो आपने इसको जहन में रखना है। तो बच्चों आप लोगों से बड़े कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज यहाँ से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं इसके एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा ना फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजिंग एमसीक्यू जो आप लोगों से पूछ सकता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपने जहन में रखना है, रिजिड है, क्या है, रिजिड, रॉड शेप, हेट्रोट्रॉफिक और ग्राम नेगेटिव। इनके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ठीक है वो ग्राम नेगेटिव होती है। बच्चों आगे देखें, मैनी इंपॉर्टेंट पैथोजेंस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। पैथोजेंस बच्चों कहते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंसानों के अंदर या दूसरे जानदारों के अंदर जो है बीमारियां फैला सकते हैं, इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस का क्या मतलब बच्चों, ऐसे जानदार जो कि बीमारियां फैलाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियां फैलाते हैं, इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। अब बच्चों पैथोजेंस जो है, जाहिर सी बात आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर और प्लांट्स के अंदर और बाकी एनिमल्स के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो बच्चों बहुत सारे वो जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया है ना बच्चों, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसे हम ओमनी बैक्टीरिया कहते हैं। तो मैनी इंपॉर्टेंट पैथोजेंस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। उसके बाद देखें बच्चों, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला। इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया के पास क्या होगा, फ्लैजेला मौजूद होगा। बच्चों देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक रॉड शेप बैक्टीरिया और एक जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास फ्लैजेला बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान रखें, चूंकि ये रॉड शेप है तो इसके पास फ्लैजेला भी क्या होगा, मौजूद होगा। अब बच्चों दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स। अब बच्चों ये स्पोर्स नहीं बनाते। स्पोर्स क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनाते हैं, ताकि जब दोबारा से हालात जो हैं वो साजगार हों, दोबारा से हालात बेहतर हों, तो वो स्पोर्स जो हैं वो दोबारा से नए बैक्टीरिया बना सके। तो इन बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स बनाने की सलाहियत नहीं होती। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद दे आर यूजुअली एरोबिक। अब बच्चों एरोबिक से क्या मुराद है बच्चों, आमतौर पे आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन C6H12O6। बच्चों ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और तोड़कर बच्चों क्या बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, वाटर बनाया जाता है, बच्चों 7 ATP बनता है बच्चों। अब ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब बच्चों अगर ये सेलुलर रेस्पिरेशन, अब इसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा तो बच्चों इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर बच्चों इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ा जाएगा तो इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि एरोबिक है मतलब ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़कर ही एनर्जी हासिल करते हैं। तो देखिए बच्चों बहुत आसान है, ये रिजिड होते हैं, रॉड शेप होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब जो हेट्रोट्रॉफिक इसका मतलब है अपने खुराक खुद तैयार नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कहीं से खुराक लेंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो खुराक को लेंगे तो उसको तोड़ेंगे, तो उसको किस तरीके के जरिए तोड़ेंगे, एरोबिक के तोड़ेंगे। आप इस तरह से याद रखें। उसके बाद इनके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर पैथोजेंस आते हैं, इनके पास फ्लैजेला होता है और ये स्पोर्स नहीं बनाते। देखिए जब आपकी चीजें फिंगर टिप पे आप 5-6 मरतबा पढ़ लेंगे ना तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो चीजें आपको कभी भी याद नहीं होंगी। बच्चों आगे इसकी मिसालें देखें, एग्जांपल्स देखें। बच्चों यहाँ पे देखें सबसे पहले इसकी एग्जांपल है एस्चेरिचिया कोलाई। क्या लफ्ज है बच्चों, S-E-S पढ़ें S, उसके बाद पढ़ें C-H-E ची, S-T-R-I री, C-H-I चिया, एस्चेरिचिया कोलाई। क्या नाम है बच्चों, एस्चेरिचिया कोलाई। देखिए मैंने इसको जो है वो इटैलिक्स में लिखा हुआ, एक साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को जब भी टाइप किया जाता है तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है, जब भी उसे हाथ से लिखा जाता है तो उसको अंडरलाइन किया जाता है। तो आप लोगों ने इसे अंडरलाइन करना है जब आप लोग इसे लिखेंगे। तो बच्चों एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो ऐसे बैक्टीरिया की जो है वो मिसाल है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों दिस ग्रुप आल्सो इंक्लूड विब्रियोस। बच्चों विब्रियोस कहते हैं इस तरह से कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होते हैं ना, इनको विब्रियोस कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, हल्के से आपको टेढ़े बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं बच्चों, ये विब्रियोस हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एस्चेरिचिया कोलाई और विब्रियोस। अब बच्चों आपसे पूछ सकता है कि वो आपसे ना एग्जाम्पल दे देगा बच्चों, वो कहेगा इनमें से कौन से अब बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन से बैक्टीरिया के अंदर
ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, किस बैक्टीरिया के सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन होती है? बच्चों आपको पता है कि सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होती है, ग्राम पॉजिटिव भी नहीं होती है। अब बच्चों आपको नीचे अलग अलग एग्जांपल्स दे देगा, तो बच्चों वहां पे जहां पे भी एस्चेरिचिया कोलाई या विब्रियोज होंगे तो आपने उन्हें फौरन से टिक कर देना है, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बच्चों जो आपने मुकम्मल टेबल पढ़ा था ना, वहां से कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज बच्चों आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वो आप लोगों से पूछ सकता है बताएं कि किसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होता है। 3 आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे देगा, 1 आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे देगा। तो आप लोगों ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आपको नाम अच्छी तरह से आने चाहिए। वो आपसे कह सकता है बताएं किसके अंदर पॉरिन्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको मैंने जो आपको डिफरेंस बताया था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, अगर आपको वो आता है तो आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चे बहुत आसान है। बच्चों आए अब हम नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं जिसका नाम है सियानो बैक्टीरिया। बच्चों जो लफ्ज है ना सियानो, ठीक है, ये ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों जो सियानो बैक्टीरिया है ना, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी। किसका नाम देते हैं बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम देते हैं। बच्चों आप हैरान परेशान होना चाहिए आपको। एल्जी, एल्जी तो क्या है? ये तो एक यूकेरियोट है। और सियानो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। तो हम इसे ब्लू ग्रीन एल्जी क्यों कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है ना, व्हाई सियानोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्जी। आपने इसको ध्यान में रखना, आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको ये चीजें काम आएंगी, आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, आपने आगे डिफरेंट एमडीकैट देना है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट देने, तो आपको वहां पे सारी चीजें काम आएंगी। तो इसे बच्चों ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं। बच्चों एल्जी जो है ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हम कहते थे। एल्जी के पास ना एक खसूसियत होती थी, वो पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। वो पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। बच्चों जो सियानोबैक्टीरिया है ना, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो जब पहल सियानोबैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया गया बच्चों, तो पता ही नहीं था कि ये बैक्टीरिया हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ख्याल भी नहीं कर सकते थे कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो बच्चों उन्हें लगा कि जानदार क्या हैं, ये एल्जी हैं। ठीक है, खास किस्म की एल्जी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब बच्चों इस जो जो उन्हें लगा ना, फर्ज करें ऑर्गेनिज्म है और उन्हें लगा कि एल्जी है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब बच्चों जो इसका कलर था ना, वो ब्लू ग्रीन था। क्या था? ब्लूइश और ग्रीनिश इसका कलर था। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं ना, जिनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं बच्चों, वो ब्लू भी थे और ग्रीन भी थे, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू और ग्रीन दोनों नजर आ रहा था। तो बच्चों इसी वजह से इसे ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता है। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है कि सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं, और मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि इसे ब्लू ग्रीन एल्जी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आए हम इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं दीज आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताएं कि कौन से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आप लोगों ने फौरन से बता देना कि सियानोबैक्टीरिया ये खास किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। क्लियर? तो आगे देखें, दे प्लेड, ये अदा करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, सबसे अहम किरदार इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जमीन की तारीख में, फॉर इंक्रीजिंग फ्री ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। बच्चों जब शुरू में आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले जब बैक्टीरिया मौजूद थे और वो अगले 2 अरब साल तक अकेले रहे, तो बच्चों ये जो हिस्ट्री थी, ये मुकम्मल हिस्ट्री, यहाँ पे बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को क्रिएट करने में सियानो बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जब बच्चों ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर वाफर मिकदार में हुई तो ही एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हुई। इससे पहल जो जानदार थे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन किया करते थे, एनर्जी हासिल करने के लिए वो फर्मेंटेशन करते थे। लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन वाफर मिकदार में हुई तो बच्चे जानदारों ने अपने आप को एनारोबिक से एरोबिक की तरफ शिफ्ट किया। तो यहाँ पे देखें, दे प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इन्होंने जमीन की तारीख में बहुत अहम किरदार अदा किया है फॉर इंक्रीजिंग फ्री ऑक्सीजन, आजादाना ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोवाइड करके। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, अगली आप हेडिंग देंगे पिगमेंट्स की। अब बच्चों इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स मौजूद होते हैं? बच्चों जिस तरह आपको पता है कि प्लांट्स है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, बच्चों प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके पास खास किस्म की ऑर्गेनालिज होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और बच्चों उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो खास किस्म का पिगमेंट होता है जिसको हम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को क्या करता है? स्पेसिफिक कलर देता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है बच्चों? जरूरी होता है। अब वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना जो क्लोरोफिल बच्चों, वो क्या करता है? वो सूरज को रोशनी को जज़ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, मतलब सूरज की रोशनी को जज़ब करके उसे ग्लूकोज बनाता है। तो बच्चों जिस तरह से वहां पे पिगमेंट्स जरूरी हैं, पिगमेंट्स बच्चों सूरज की रोशनी को जज़ब करेंगे, बच्चों इसी तरह सियानोबैक्टीरिया के अंदर भी पिगमेंट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं बच्चों ध्यान में रखें। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ना हमेशा 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और बच्चों एक को हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये आप लोगों ने अपनी मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा हुआ है।
बच्चों एक होते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एक होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। बच्चों जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है ना, ये सूरज की रोशनी के उस हिस्से को जज़ब करता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा मौसर होता है। मिसाल के तौर पर बच्चों आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट है वो इन हिस्सों का जो है इन 7 कलर्स का जो मिक्सचर होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब बच्चों इसमें से जो ब्लू वाला पोर्शन है, ठीक है बच्चों, एक ब्लू वाला और बच्चों एक रेड वाला। अब बच्चों ये जो दो लाइट्स है ना, ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। तो बच्चों ब्लू और रेड को कौन अब्जॉर्ब करता है? मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि क्या है यहाँ पे? क्लोरोफिल ए है। ठीक है, क्या है बच्चों? क्लोरोफिल ए। और इवन प्लांट्स के अंदर भी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही है। उसके बाद बच्चों जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स में बच्चों क्या है? कैरोटिनॉइड्स हैं। कैरोटिनॉइड्स बच्चों ये पिगमेंट्स का नाम है, आप इसे ज़हन में रखें। हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 है ना हमारा बायोएनर्जेटिक्स के, वहां पे हम इसे पढ़ेंगे। कैरोटिनॉइड्स हैं बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक और पिगमेंट्स, इनका नाम है फाइकोबिलिन्स। ठीक है, और बच्चों फाइकोबिलिन्स दो कलर्स में है, एक है ब्लू और एक है रेड। तो आपने इसे ध्यान रखना है कि ब्लू एंड रेड फाइकोबिलिन्स। ठीक है बच्चों, एक्सेसरी पिगमेंट्स कितने हैं? दो हैं। एक का नाम क्या है? कैरोटिनॉइड्स, और एक का नाम क्या है? फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स कितने कलर्स में है? दो में, ब्लू एंड रेड फाइकोबिलिन्स। आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे। क्लियर? अब बच्चों जो फाइकोबिलिन्स है, इसका कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बुक से। बच्चे आप लोगों की बुक का पेज नंबर 145 है, चैप्टर नंबर 6 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। बच्चों एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स में जिक्र किया हुआ है उन्होंने फाइकोबिलिन्स का। किसका जिक्र किया हुआ बच्चों? फाइकोबिलिन्स का। तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे इसको रीड कर देता हूँ। बच्चों जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं उसके अंदर वो तमाम पिगमेंट्स आते हैं जो कि क्लोरोफिल ए के अलावा होते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो क्या होता है बच्चों? मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और इसके अलावा बाकी जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर आते हैं। बच्चों एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर वैसे तो काफी सारे पिगमेंट्स, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने काम के जो फाइकोबिलिन्स है मैं अभी सिर्फ इनका जिक्र कर रहा हूँ। बच्चों जो फाइकोबिलिन्स है ना, ठीक है, ये आपको मैंने बताया कि दो कलर्स के अंदर, एक है रेड और एक है ब्लू। अब बच्चों कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन द रेड एल्गी एंड सियानोबैक्टीरिया। बच्चों आपने ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? रेड एल्गी और सियानोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों सियानोबैक्टीरिया के अंदर तो हमने इसे पढ़ लिया। इसके अलावा बच्चों जो एल्गी मैंने आपको बताया ना, एल्गी क्या होते हैं बच्चों? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। मुझे एलजी की ना आगे से कई सारी कैटेगरीज है। रेड एलजी होता है, ग्रीन एलजी होता है, ब्राउन एलजी होता है। तो बच्चों उसमें से जो रेड एलजी है ना, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो आपने इसको ज़हन में रख दें कि फाइकोबिलिन जो है एक सियानोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और एक रेड एलजी के अंदर पाए जाते हैं। ये बात आपने अभी ज़हन में रख लेनी है, याद रख लेनी है बच्चों। इसके बाद आगे देखें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अब बच्चों हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। बच्चों सिस्ट जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है स्पोर की तरह का। ठीक है, एक ऐसा सेल जिसके बाहर एक मोटी दीवार होती है जो कि इसको सख्त कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने में मदद देती है। बच्चों इसे हम सिस्ट कहते हैं। बच्चों होता क्या है, जो सियानोबैक्टीरिया है बच्चों ये यूनिसेलुलर, वैसी बात है जितने भी बैक्टीरिया है ना बच्चों, ध्यान रखें जितने भी बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी जानदार, वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। अब बच्चों आपस में इस तरह से ना इकट्ठे रहते हैं और कॉलोनीज बनाते हैं। अब बच्चों देखें सियानोबैक्टीरिया के जो ये जो चेन्स होती है ना बच्चों, इनमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि बाकी सेल से अलग होते हैं। बच्चों इन सेल्स को हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट का। डिफरेंट है ना ये, इसी वजह से हम इसे हेट्रो कह रहे हैं। और इसके बाहर एक मोटी दीवार होती है सिस्ट की तरह, तो बच्चों हम इसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। बच्चों हेट्रोसिस्ट है ना, ये क्या काम करते हैं बच्चों? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मुराद है बच्चों? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करना। NO3 N2 को NO3 के अंदर कन्वर्ट करने का जो अमल है ना बच्चों, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। बच्चों जो प्लांट्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं लेते, बल्कि वो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की शक्ल में लेते हैं। तो ये NO3 पौधों के लिए बहुत जरूरी है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो सियानोबैक्टीरिया हैं बच्चों, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों करते हैं, तो वो सियानोबैक्टीरिया हैं। मैनी सियानोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं बच्चों, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन देयर स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। अब बच्चों फिक्स से क्या मुराद है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से मुराद है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करना। वो खास किस्म के सेल्स में करते हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। दे आर कॉमन इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैट्स। अब बच्चों मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं सियानोबैक्टीरिया मैट्स। मैट्स बच्चों कहते हैं आमतौर पर ना छोटी चटाई होती है ना जो, उसको मैट कहते हैं। अब बच्चों जिस तरह से चटाई बिखरी होती है ना, जिस तरह फ्लैट होती है, बिल्कुल हमवार होती है बच्चों, इसी तरह से सियानोबैक्टीरिया जमीन के ऊपर बिल्कुल फ्लैट चटाई की शक्ल में ना बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ अटैच होकर फैले हुए होते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ मैट्स। ठीक है, चटाई की तरह, जैसा चटाई होती है ना, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होती है, इसी तरह बिल्कुल फ्लैट एक दूसरे के साथ मिलकर जमीन में फैले हुए होते हैं। आगे इसके देखिए अक्यूरेंट्स, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? सियानोबैक्टीरिया कंटेनिंग लाइकन्स। बच्चों लाइकन्स क्या है बच्चों? लाइकन आप ध्यान में रखें कि लाइकन एक दोस्ती का ताल्लुक है। ठीक है, लाइकन क्या है बच्चों? एक दोस्ती का ताल्लुक है। ठीक है, जिसमें फंजाए, क्या बच्चों? फंजाए, फंजाए और या फिर एल्जी, एल्जी नहीं तो सियानोबैक्टीरिया, एल्जी या फिर सियानोबैक्टीरिया। बच्चों ये
आपस में इकट्ठे रहते हैं ना जब, तो बच्चों इस ताल्लुक को हम नाम देते हैं लाइकन का। हम इसे पढ़ेंगे आगे। बच्चों लाइकन क्या होता है, ये एक दोस्ती का ताल्लुक है फंजाई के दरमियान, ठीक है। और दूसरी तरफ दोस्त कौन हो सकता है, या वो एलजी हो सकता है या वो सियानोबैक्टीरिया हो सकता है। जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पे सियानोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो हम एलजी को नहीं पढ़ेंगे। तो आप ध्यान में रखें कि जो वैसे आपने ध्यान रखना है कि लाइकन जो है उसमें फंजाई के साथ एलजी के साथ साथ सियानोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे ये दोस्ती का ताल्लुक है। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो फंजाई है ना, ठीक है, इनको बच्चों खुराक चाहिए होती है। तो खुराक जो है सियानोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो खुराक प्रोवाइड करते हैं, और बदले में जो फंजाई है ना बच्चों, वो इन्हें क्या करते हैं, वो इन्हें पानी की कमी, ठीक है, और सख्त धूप से और सख्त कंडीशन से इनकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। और ठीक है, आर फाउंड ऑन रॉक सरफेस। तो आपको पता है कि चट्टानों के ऊपर पानी की शदीद किल्लत होती है, और ठीक है, बहुत सख्त किस्म की कंडीशंस होती हैं। तो वहां पे सियानोबैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इसको फंजाई के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। बदले में ये क्या करता है, फंजाई फंजाई को खुराक देता है और फंजाई इसकी हिफाजत करता है, ठीक है। आगे देखें, द मैट्स ऑन द सेडिमेंट्स इन द सी। अब जो सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, सेडिमेंट कहते हैं जो समुद्र में जो नीचे चीजें बैठ जाती हैं उसको हम सेडिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समुद्र के अंदर जो नीचे चीजें बैठ जाती हैं बच्चों, उसमें मिट्टी हो सकती है, उसमें डेड ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो समुद्र के अंदर जो जो चीजें नीचे बैठ जाती हैं उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। अब बच्चों वो जो सेडिमेंट्स हैं, वो जो समुद्र के अंदर नीचे चीजें बैठ गई हैं बच्चों, उनके ऊपर भी एक चटाई की शक्ल में सियानोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो मैट्स, चटाइयां बच्चों चटाई की शक्ल में ऑन द सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स कहते हैं जो नीचे चीजें बैठ गई जैसी समुद्र में, आर डोमिनेटेड, बच्चों वो गालिब आ जाती हैं भाई सियानोबैक्टीरिया से, ठीक है। इसका मतलब क्या बच्चों, मैं दोबारा 12 मरतबा रिपीट कर रहा हूं ताकि चीजें भूले ना आपको, कि समुद्र के अंदर जो नीचे चीजें मौजूद है ना बच्चों, सेडिमेंट्स, जो नीचे चीजें बैठ गई हैं उनके ऊपर एक मैट की शक्ल में बच्चों सियानोबैक्टीरिया क्या कर जाते हैं, ठीक है, स्प्रेड कर जाते हैं। क्लियर बच्चों, आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि ये आपको नजर आ रहा है कि मैट ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है, ये आपको लाइकन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बच्चों, ये लाइकन है जो कि चट्टानों के ऊपर मौजूद है। और बच्चों जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, पानी के ऊपर जो है वो सियानोबैक्टीरिया फैले हुए हैं, इसी तरह बच्चों सॉइल के ऊपर भी सियानोबैक्टीरिया मैट्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। बच्चों इसके बाद यहाँ पे देखें, कलरफुल ब्लूम्स में अकर इन पॉल्यूटेड वाटर एज द रिजल्ट ऑफ द रैम्पेंट ग्रोथ ऑफ सियानोबैक्टीरिया। बच्चों जो पानी आपको नजर आता है ना, पानी का जो आपको कलरफुल नजर आता है, ठीक है, अक्सर आपने पानी देखा होगा, आपको ब्लूइश ग्रीन पानी नजर आता है, और बच्चों पोल्यूटेड वाटर होता है, आलूदा पानी होता है। बच्चों को क्यों नजर आता है, क्योंकि उनके अंदर सियानोबैक्टीरिया की रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सियानोबैक्टीरिया की बड़े पैमाने पे ग्रोथ की वजह से बच्चों उस पोल्यूटेड वाटर के अंदर क्या होते हैं, कलरफुल ब्लूम्स बनते हैं। ब्लूम्स का मतलब होता है बच्चों फूल का खिलना, इसे हम ब्लूम कहते हैं। और यहाँ पे बच्चों क्या मतलब है, कलरफुल ब्लूम का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कलर का बहुत ज्यादा, ठीक है, फैल जाना, इसे कलरफुल ब्लूम कहते हैं। तो ये आलूदा पानी के अंदर बच्चों किस वजह से होता है, ये सियानोबैक्टीरिया की बहुत तेज ग्रोथ की वजह से होता है। द कलर्स ऑफ सच ब्लूम्स रिजल्ट फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया। और बच्चों ये कलर जो है वो क्यों नजर आते हैं, क्योंकि सियानोबैक्टीरिया के जो अंदर मौजूद जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए आता है, कैरोटिनॉइड्स आते हैं, फाइकोबिलेंस आते हैं बच्चों, इनके कलर्स की वजह से आपको ये चीजें नजर आती हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।